हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सीकर से। हाँ भाई लोगों, कल क्या पढ़ा था? कल काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा था। आपने ढंग से पढ़ा होगा बुक के अंदर, किस तरह से एक्सचेंज होता है पदार्थों का, किस तरह से पदार्थ आते हैं, किस तरह से NaCl निकलता है, किस तरह से यूरिया आता है और अति सांद्रित मूत्र अपने शरीर से क्या होता है, निष्कासित होता है। ये सारी बातें की नहीं की थी अपन ने? कल की थी ना। फिर लास्ट में अपने टॉपिक लगाया JG एपरेटस। क्या लगाया था? JG एपरेटस, जो मैंने लिख रखा है, देख लो, आपको पहले से ही लिखा हुआ है। गुच्छीय आसन उपकरण, JG एपरेटस, गुच्छीय आसन उपकरण, ये अपने पढ़ा है ना। अब आप एक चीज पे ध्यान दो कि गुच्छीय आसन उपकरण क्या है और किस किस के बीच में बना है। तो कल जैसा मैंने आपको लास्ट में डायग्राम बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि रियल में ऐसा नहीं होता है जो अपन डायग्राम बनाते आए। कैसे? देखिए आप, ये किस किस के बीच में बनता है। देखो आप, इधर डायग्राम बनाता हूं मैं। ये तो आ गया बोमन कैप्सूल, कल बनाया था अपने। देखो यार, वापस वही बना रहा हूं मैं। बोमन कैप्सूल आ गया। बोमन कैप्सूल से नीचे वाली संरचना जो निकलती है अपने सबको पता है क्या है, PCT। क्लियर? चलो साहब। दूसरी इधर से रुधिर वाहिनी आती है, उसका नाम क्या रखा था आपने? एफरेंट। ये आ गई एफरेंट। यहाँ पर ये क्या बन गया? ग्लोमेरुलस। ये चली गई कौन? इफरेंट। ये आ गई एफरेंट, ये चली गई इफरेंट। सही बात है, ये तो अपने कई बार बोल दिया है कि एफरेंट आती है और इफरेंट जाती है। क्लियर? और रुधिर वाहिनियों की आंतरिक सतह पर हमें पता है कौन सा उत्तक होता है? सरल सल्काकार उपकला उत्तक, जिसे अपन एंडोथेलियम कहते हैं। और यहां से घूम के वापस कौन निकलती है? DCT। DCT डायरेक्ट CT में नहीं खुलती है, घूमकर आकर फिर CT में खुलती है। ये अब खुलेगी किस में जाकर? CT में। ये नहीं, ये माना कि CT है, ये DCT है। देखो आप, इस तरह से आई, यहाँ पर ये खुल गई। अब ये धीरे धीरे इधर कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये आ गई कौन? DCT। ये भी कौन निकल रही है? DCT। यानी DCT वो डायरेक्ट नहीं खुलती है, ग्लोमेरुलस के चारों ओर, गुच्छे के चारों ओर चक्कर मार के फिर खुलती है। किसमें? CT में। ये आ गया CT। CD कह दो या CT कह दो, क्या फर्क पड़ता है? एक की बात है। क्लियर? और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। तो इसमें भी कोशिकाएं हैं। किसमें? अपने DCT के अंदर भी कोशिकाएं होती है, रुधिर वाहिनियों के अंदर भी कोशिकाएं होती है। बाहर इन सब कोशिकाओं का जो समूह है, इस समूह को अपन कहते हैं JG एपरेटस। क्लियर? तो पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर आप फटाफट। पहला पॉइंट है JGA का निर्माण। JGA का निर्माण एफरेंट आर्टेरियोल तथा DCT के बीच होता है। सही बात है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो द्रव जा रहा है ना DCT में, जिसकी सांद्रता आप कितनी करके बैठे हो? 200। ये जा रहा है ना, इसको चेक करता है कि इसमें कोई आयन कम तो नहीं है, कोई विद्युत अपघट्य ज्यादा तो नहीं है, वाटर की मात्रा कितनी है, कहीं यूरिन के अंदर ज्यादा वाटर या किसी प्रकार का विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, वो कहीं मूत्र में निष्कासित तो नहीं हो रहा है। ये सब जांच करती है। किससे? ब्लड के अंदर 300 है, तो इसके भी बराबर आने वाले टाइम में कितनी कर देगी? पहले 200 है, फिर 300 कर देगी, ये बराबर। तो ये जांच करती है कि इसकी 200 क्यों है, कहीं कोई पदार्थ ज्यादा तो नहीं जा रहा है। ये सारा काम करने का काम किसका? JG ऑपरेटर का। यानी कोई अपने घर में चीज बनाते हैं, एक्स्ट्रा बच गई है, कुछ यूजफुल कुछ अनयूजफुल, तो यूजफुल नहीं होती उसको आप डायरेक्ट फेंकते हो कि पहले देखते हो ये यूजफुल है कि नहीं है? पहले देखते हो ना भाई, ये यूजफुल है, इसको रख लो। यूजफुल नहीं है, फेंक दो। तो ये जैसे अपन घर के अंदर किसी सामान की चेकिंग करते हैं, किसी बैग को लेने से पहले देखते हैं बैग में कुछ पदार्थ है तो नहीं, काम का है, बिना काम का तो बाहर फेंको, काम का है तो घर में रखो। यही करते हैं अपन। सेम यही करता है कौन? JG ऑपरेटर्स। क्या करता है? कोई अगर मान लो कोई आवश्यक आयन है या जल शरीर में कोई चीज की जरूरत है, तो इसमें से खींच के वापस निकाल लेगा, क्योंकि ये तो मूत्र के रूप में चला जाएगा। ये भाई अंत में इसका क्या बनना है? यूरिन ही बनना है। अंत में इसका क्या करना है? यूरिन यानी मूत्र ही बनना है। तो मूत्र में चला जाएगा, शरीर से बाहर। बेटर है अगर शरीर को जरूरत है इसको रख लिया जाए। ये सारा चेकिंग का काम, यानी पुलिस चौकी एक तरह की, कौन ये करता है? कौन? JG एपरेटस। किसको बाहर जाना है, किसको बाहर नहीं जाना, ये सारा कार्य, इसकी जांच करना। मूत्र में कौन सा पदार्थ निष्कासित होता है शरीर से, कौन सा उत्सर्जित होता है, इसका पता लगाने के लिए क्या करता है? आपको कौन काम करता है? JG एपरेटस की। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, कल मैंने दिखाया था, विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है। विशिष्ट यानी स्पेशल कोशिकाएं होती है जो जांच करती है कौन सा आवश्यक है, कौन सा अनावश्यक है। ये सारी चीजों को काम करने का कार्य
इसका होता है। तो पहला पॉइंट बीच में होता है। इस उपकरण का निर्माण, इस उपकरण कौन सा, इस उपकरण का निर्माण स्मूथ यानी कि चिकनी पेशियों, स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियों के रूपांतरण से होता है। ध्यान रखना, स्मूथ मसल रूपांतरण के कारण होता है। यानी कि जो कोशिकाएं विशेष प्रकार की बनेगी वो किसके रूपांतरण से बनेगी, स्मूथ यानी चिकनी पेश है जो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है, तो रूपांतरण के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, 3 प्रकार की सेल्स रूपांतरित होकर बनती है। कितने प्रकार की रूपांतरित होकर बनती है कोशिकाएं, 3 प्रकार की रूपांतरित होकर बनती है। किस किस में, एफरेंट आर्टेरियोल में रूपांतरित कोशिका कौन सी बनेगी, उसका नाम होगा जेजी सेल। क्या नाम है, जेजी सेल। यानी एफरेंट आर्टेरियोल में रूपांतरण होगा तो उसमें विशेष प्रकार कोशिकाएं कौन बनेगी, जेजी सेल। दूसरी, डीसीटी में रूपांतरण से बनने वाली कोशिकाएं, उसको आप बोलोगे मैक्यूला डेंसा सेल। क्या नाम है, मैक्यूला डेंसा सेल। ध्यान रखिएगा, मैक्यूला डेंसा सेल। और एफरेंट आर्टेरियोल तथा डीसीटी के बीच में एक और कोशिका बन जाती है। किसके, अभी जूम करूंगा मैं इसको डायग्राम को। एफरेंट आर्टेरियोल तथा डीसीटी के बीच में रूपांतरित कोशिका कौन सी होगी, उसका नाम है लैक्टिक सेल। क्या नाम है, लैक्टिक सेल, या इसका एक और नाम है पोलकिसन सेल। ये लीजिए, टोटल कितने प्रकार की कोशिकाएं होगी, 3 प्रकार की कोशिकाएं। किसके अंदर क्या बनेगी, एफरेंट आर्टेरियोल में तो कौन सी बनेगी, जेजी सेल रूपांतरित होकर। अभी डायग्राम बनाऊंगा तब समझाऊंगा कैसे बनी है। डीसीटी में जो बनेगी वो मैक्यूला डेंसा सेल। के नाम याद होना चाहिए, कौन किसके रूपांतरण से बनी है। एफरेंट तथा डीसीटी के बीच में ये जो मैंने क्रॉस बनाया है ना आपने, ये देखो ये क्रॉस बीच वाला, ये आपके कौन सी होगी, लैक्टिक या पोलकिसन, वैज्ञानिक का नाम है सेल। क्लियर, ये बनाइए, लिखिए आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ, इसको जूम करता हूँ। इस डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा मैं, उधर वाला को मिटा दूंगा। ओके, चलिए। तो क्या लिखा अपने, रूपांतरण हो गया है चिकनी पेशियों का। ध्यान रखना, अंडरलाइन करो, चिकनी पेशियों, स्मूथ मसल। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके रूपांतरण से बनती है, कंकाली पेशियों के रूपांतरण से, हृदय पेशियों के रूपांतरण से, या चिकनी पेशियों के रूपांतरण से। चिकनी पेशियों के रूपांतरण से बनती है। एफरेंट आर्टेरियोल में कौन सी, जेजी सेल, पूरा नाम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। डीसीटी के अंदर मैक्यूला डेंसा। और एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी के बीच में जो बनने वाली सेल होगी उसका नाम हो जाएगा लैक्टिक सेल और पोलकिसन सेल। तो तीनों में अलग अलग सेल बनेगी भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन इस डायग्राम को जूम करते हैं, देखते हैं कि बेसिकली बना कैसे ही। तो जूम करें अपन इसको आप लिख दो यहाँ पर जूम। क्या लिखोगे, जूम कर दे, जूम इसको। चलिए साहब जूम कर देते हैं अपन। सबसे पहले जूम करता हूँ मैं एफरेंट आर्टेरियोल को। इधर ध्यान दे, आप इधर प्रकाश डालिए, सिर्फ बोर्ड पे प्रकाश डालते रहिए आप। ये मैंने बना दी क्या, एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बना दी, एफरेंट बना दी ना, ये वाली। ये नंबर लिख देता हूँ, 1 नंबर। डीसीटी को दे देते हैं 2 नंबर, और 3 में जो एक्स्ट्रा होगी वो बाद में बात करेंगे। ये एफरेंट आर्टेरियोल। और इधर बना रहा हूं मैं कौन सी, डीसीटी। ये लो भाई, ये डीसीटी जो इसके पास से क्रॉस होकर इसके पास से चिपकते हुए निकलती है।
हाँ, तो अपन क्या कह रहे थे, इसको मैं जूम कर रहा हूं भाई, तो जूम में अपन ने एक नंबर को जूम किया, एक नंबर का क्या नाम रखा था अपन, देखो इधर एपरेंट आर्टेरियोल, ये हो गई ए का मतलब एपरेंट आर्टेरियोल। 2 नंबर किसका रखा आपने, डीसीटी का, तो ये है डीसीटी आपके, ये 2 नंबर अंदर लिख रहा हूं मैं, देखो आप, तो नीचे लिख रहा हूँ डीसीटी ताकि कोई दिक्कत ना रहे, करेक्ट। अब थोड़ा इधर देखिए आप, जो आपके एक नंबर है, ये क्या नाम है इसका, एपरेंट आर्टेरियोल। एपरेंट आर्टेरियोल की आंतरिक सतह पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, रुधिर वाहिनी है, तो बता दो भाई, रुधिर वाहिनियों की आंतरिक सतह पर, वेरी गुड, सरल सल्काकार उपकला ऊतक, जिसको अपन कहते हैं एंडोथीलियम, करेक्ट। और डीसीटी की आंतरिक सतह पर कौन सा ऊतक पाया जाएगा, कोई बताएगा, बिल्कुल बताओ, सरल घनाकार, कौन सा, घनाकार, यानी कोशिकाएं कैसी होती, घन की आकृति की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई जो भी है बराबर होती है। ये लो बराबर कर दी मैंने आप। अब आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ ख्याल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो आ जाना चाहिए कि यार ये रूपांतरण वाली कोशिकाएं हैं या सामान्य कोशिकाएं हैं, तो भाई लोगों ये सामान्य कोशिकाएं हैं, रूपांतरण अभी अपन ने बताया नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये तो कॉमन है, इसमें सरल सल्काकार है, इसमें सरल घनाकार है, ये कौन सी है लिख देता हूं मैं आपके, देखो ये है सरल घनाकार है, ठीक है ना, और ये सरल सल्काकार है, कौन सी है, सरल सल्काकार है, यानी स्क्वामस है सेल से। इसी को तो अपन क्या कहते हैं, पढ़ रखा है अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम में, एंडो, वेरी गुड यार, इंटेलिजेंट आप, एंडोथीलियम। चलिए साहब, ये एपरेंट हो गई, ये डीसीटी हो गई। अब करते हैं अपन क्या, इसका रूपांतरण करो भाई, ये कर दिया रूपांतरण, यहाँ पर चिकनी पेशियां होती है, इसने कर दिया रूपांतरण, ये लीजिए रूपांतरण करके ये घनाकार टाइप की कोशिकाएं बना दी, कैसी बना दी, घनाकार टाइप की कोशिकाएं, और इसने रूपांतरण करके कैसी कोशिकाएं बना दी, स्तंभाकार आकृति की, कैसी बना दी, स्तंभाकार, जिसकी लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, और केंद्रक की जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी, उसके नीचे वाले भाग में, जिसको अपन कहते हैं बेसल पार्ट या आधारीय भाग। न्यूक्लियस की पोजीशन से आप बता सकते हो कोशिका घनाकार है, स्तंभाकार है, सल्काकार है, क्लियर है, केवल न्यूक्लियस की पोजीशन से। तो ये रूपांतरण तो किसका हो गया, एपरेंट का, ये रूपांतरण किसका हो गया, डीसीटी का। इन सेल्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जेजी सेल्स, क्या कहते हैं, जेजी सेल्स। चलिए साहब एक क्वेश्चन करो, जेजी सेल किसके रूपांतरण से बनी है, चिकनी पेशियों के रूपांतरण से। और इधर जो मैं बना रहा हूं ये कौन सी हो गई भाई, ये रूपांतरण किसमें हो गया, डीसीटी में हुआ है, डीसीटी में रूपांतरण हुआ है, तो इसका नाम क्या रखा, मैक्यूला डेंसा सेल, कौन सी, मैक्यूला डेंसा सेल्स, मैक्यूला डेंसा, कोशिका को सेल कहती है, मैक्यूला डेंसा सेल, ओके। चलिए सर, या इसको अपन कहते हैं कीमो रिसेप्टर, क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर, क्योंकि केमिकल के प्रति ये संवेदनशील होती है, कीमो रिसेप्टर यानी कि पता ही आपको रसायन के प्रति संवेदनशील है, क्लियर। ये जेजी, और इन दोनों के बीच में एक और सेल बना रहा हूं, 3 प्रकार की होती है ना दोनों के बीच में, याद करो आप, एक तो होगी एफरेंट की, एक होगी डीसीटी की, और तीसरा रूपांतरण, उन दोनों के बीच में इसका नाम कहते हैं अपन, कौन सी सेल, याद करो, लैकिक सेल। ये 3 नंबर कहाँ है, 3 नंबर देखो, ये रहा जो बीच में यहाँ लिख रहा हूँ, ये नहीं बनाया मैंने, ब्लैक कलर से जो लाइन मैंने बनाई है यहाँ पर, ये लो इधर बना देता हूँ भाई, ये कौन सी सेल है, ये कौन सी सेल है, इन तीनों को मिक्स करके जेजी लिखा था, ये सेल है लैकिक सेल, इसको नंबर दे दो आप, कौन सा, 3, दोनों के बीच में आ गई ना ये वाली, ये 3 नंबर आ गई। चलिए लैकिक सेल, या इसका दूसरा नाम पॉल किसन सेल, क्या नाम है, पॉल किसन सेल, ये लीजिए साहब, ये व्यवस्था है, इन तीनों की व्यवस्था को, इन तीनों को मिक्स कर दो आप, इसको तीनों को मिक्स करके बोल देते हो जेजी ए, यानी कि जेजी एपरेटस, क्लियर। चलिए साहब ये बनाइए पहले और आगे बढ़ते हैं।
यही लिख देता हूँ कुछ काम की पॉइंट। जेजी सेल्स के द्वारा रेनिन तथा रेनिन इरिथ्रोपोइटिन पेप्टाइड हॉर्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रकृति कहती है पेप्टाइड, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन है, इसलिए लगा क्या नाम क्या गया है, पेप्टाइड हार्मोन्स का सीक्रेशन यानी स्त्रवण होता है। क्लियर? जब ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ब्लड प्रेशर कम होता है तो रेनिन का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है? रेनिन का स्त्रावण होता है, जो ब्लड प्रेशर को वापस बढ़ा देता है। बढ़ा देता है इसका मतलब क्या कर देता है? नॉर्मल कर देता है, जितना उसके शरीर के अंदर नॉर्मली होना चाहिए। क्लियर? तो रेनिन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, अभी ध्यान रखना। नेक्स्ट अभी बताएंगे अपन आगे किस तरह से बढ़ाता है। तीसरा, जब ब्लड यानी आरबीसी की कमी हो तो इरिथ्रोपोइटिन, कौन सा हार्मोन निकलेगा? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, जो ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। किसकी प्रक्रिया को बढ़ाता है? ब्लड निर्माण की। यानी इरिथ्रोपोइटिन तो किससे रिलेटेड हो गया? ब्लड से रिलेटेड हो गया, ब्लड को बढ़ाने का। और रेनिन किससे हो गया? जब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रो से पता चल रहा है ना, आरबीसी इरिथ्रो, इरिथ्रोसाइट से रेनिन, जब ब्लड प्रेशर कम हो। क्लियर? चलिए साहब, मैक्यूला डेंसा वो लिखा हूं मैं आपको, रुको जगह ही नहीं है, ये लिखो पहले फिर वो लिखाता हूं। लिखिए भाई फटाफट। हो गया? ओके, ये हो गया जेजी एपरेटस। तो ब्लड प्रेशर कम होगा तब रेनिन, और ब्लड की कमी होती है तब कौन सा हार्मोन मिलेगा? इरिथ्रोपोइटिन। दोनों हार्मोन जो है वो किस श्रेणी के हैं आपको पता है? रेनिन को कुछ किताब तो लिखती है एंजाइम में, कुछ लिखती है हार्मोन है। रियल में तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इसको हार्मोन ही बता रखा है, लेकिन होता तो ये एंजाइम है बेसिकली। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये जो लिखा हुआ है बुक में, कि रेनिन जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जब कम हो जाता है तब रेनिन का स्रावित होता है। मैक्यूला डेंसा सेल के बारे में बताते हैं, क्या है ये देखो। नेक्स्ट अगला पॉइंट, डीसीटी में उपस्थित मैक्यूला डेंसा सेल
इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट याद है ना, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, वो सारे फॉस्फेट वगैरह, तथा लवण के प्रति संवेदनशील यानी सेंसिटिव होती है। लवण की मात्रा कम ज्यादा, यदि लवण की मात्रा कम या अधिक होती है, यानी सांद्रता होती है, तो ये सेल्स स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, और मैसेज किसको देती है? हाइपोथैलेमस को, हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को मैसेज देती है कि भाई लवण ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, एडीएच का स्त्रवण करना है नहीं करना है, सारे काम कौन करती है? आपके ये मैक्यूला डेंसा सेल मैसेज देती है ब्रेन को, ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ओके, तो ध्यान रखना, मैक्यूला डेंसा किसके प्रति संवेदनशील है? इलेक्ट्रोलाइट और लवण के प्रति संवेदनशील है। ओके, लिखिए ये एक लाइन, फिर अपन आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, जब GFR, GFR जानते हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। जब GFR, देखो जब पूरा लिखो, जब ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम, तो GFR क्या होगी? कम होगी। भाई ब्लड आएगा ही कम तो छनेगा भी कम ना, तो GFR कम होगी। GFR कम होगी तो कौन हो जाएगी? जेजी सेल्स क्या हो जाएगी? स्टिमुलेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जेजी सेल्स कौन सी अभी अपन ने पढ़ी थी, जो जेजी सेल स्टिमुलेट क्या स्त्रवण करेगी? रेनिन का स्त्रवण। किसका? रेनिन का स्त्रवण होगा। तो रेनिन क्या करेगा? रेनिन क्या करेगा? जल, ये क्या करेगा? एफरेंट आर्टेरियोल को क्या कर देगा? ये संकुचित करेगा। एफरेंट आर्टेरियोल को संकुचित करेगा तो क्या होगा? अगर एफरेंट आर्टेरियोल को संकुचित कर दिया तो किडनी में ब्लड क्या आएगा? कम आएगा, छनन की क्रिया कम हो जाएगी, यानी ब्लड, यानी छनकर यूरिन में नहीं जा रहा है, शरीर में बच रहा है, इसलिए ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वापस क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान रखना, इस तरह से रेनिन क्या करता है? वापस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। एफरेंट आर्टेरियोल मतलब जैसे समझ गया ना, इधर देखिए आप, जैसे ये वुमेन संपुटक है, ये एफरेंट आ रही है, इधर ये फ्रेंट जा रही है, ये इसका व्यास कम है, इसका व्यास ज़्यादा है, इसको क्या कर दिया इसने? बिल्कुल संकुचित कर दिया। कैसे कर दिया? ऐसे कर दिया, ये लो, तो इधर ब्लड क्या आएगा? कम आएगा। कम आएगा तो यूरिन में वाटर का, साल्ट का लॉस क्या होगा? कम होगा। GFR और कम हो जाएगा। GFR और कम हो गया तो शरीर के अंदर क्या हो गया? फ्लूइड इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये वापस संकुचन हुआ वो भाग वापस चौड़ा हो जाएगा और GFR वापस बढ़ जाएगा। इस तरह से शरीर को किस तरह से व्यवस्थित करना है, ये सारा काम इस तरह से करेगा। ध्यान रखिएगा, बीपी कम होगा तो GFR कम होगा, और GFR कम होगा तो जेजी सेल स्टिमुलेट होगी, और जेजी सेल स्टिमुलेट होगी तो रेनिन आएगा। रेनिन आएगा तो क्या करेगा? एफरेंट आर्टेरियोल को संकुचित करेगा और ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? लिखिए अब। ओके, चलिए। ये हो गए आपके जेजी एपरेटस कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे वक्रीय क्रियाओं का नियमन, यानी कि रेगुलेशन ऑफ रीनल यानी किडनी फंक्शंस।
रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शंस, हिंदी में विक के कार्यों का नियमन, कार्यों का नियमन किस तरह से होता है, यानी कि हमारी जो किडनी है वो किस तरह से ये जेजी एपरेटस को, रेनिन को, इरिथ्रोपोइटिन को, यानी शरीर में किस तरह से ब्लड की मात्रा हो, चाहे जल की मात्रा हो, चाहे लवण की मात्रा हो, उसको नियमित कैसे करती है। किडनी कुल मिला के हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा का, लवण की मात्रा का, विद्युत अपघट्य पदार्थों का, इन सब का बैलेंस कैसे बनाती है और किस तरह से मूत्र में इनको निष्कासित करती है कि शरीर में ये कम है तो रोक लो, ज़्यादा है तो इनको बाहर निकाल लो। ये मैकेनिज्म किस तरह से होती है, क्रियाविधि कैसे होती है, उसी को ही अपन कहते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन ये दो तरह का होता है भाई, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है नर्वस कंट्रोल, कौन सा होता है, तंत्री के नियंत्रण, नर्वस रेगुलेशन, यानी कि तंत्री के नियंत्रण, यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा अगर रेगुलेशन होता है तो इसको अपन कहते हैं नर्वस रेगुलेशन। और यही अगर हार्मोन के द्वारा हो तो इसको अपन बोल देंगे क्या भाई, हार्मोनल रेगुलेशन। तो दो तरह का रेगुलेशन है, कौन सा, एक तो तंत्रिकाओं के द्वारा है, यानी कि CNS वगैरह, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं ब्रेन, उसके द्वारा होगा। और दूसरा होगा किसके थ्रू, हार्मोन के थ्रू। तो हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोनल रेगुलेशन या नर्वस रेगुलेशन, दो तरह का होता है। तो फर्स्ट हो गया नर्वस, सेकंड हो गया हार्मोन। तो दो तरह से हमारी किडनी के फंक्शन क्या होते हैं, नियमित होते हैं। पहला फंक्शन नर्वस की बात करते हैं, ठीक है ना। नर्वस की अगर आप अपन बात करें तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना, देखो आप इसमें मेन मुख्य रूप से कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस, कौन, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। ध्यान रखना, हमारे अगर मस्तिष्क का एक भाग होता है जो अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि उसे अपन हाइपोथैलेमस, इसमें मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस कार्य करता है, ये भाग सम्मिलित होता है, ध्यान रखना, कार्य करता है, क्लियर। और हार्मोन में तो आपको पता है ग्रंथियां काम करती है, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। तो हाइपोथैलेमस किस तरह से आपके काम करेगा, अब आप देखिए। पहले तो हमें पता है, यही पढ़ा रहा हूं पहला फर्स्ट वाला, हमें पता है DCT के अंदर, अभी मैंने आपको बताया ना, याद करो, DCT के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कौन सी सेल थी, याद करो, स्तंभाकार आकृति की, बिल्कुल, ये आ गई DCT, करेक्ट। अब DCT में क्या होगा, देखो DCT के अंदर तो कौन सी होती है बताइए आपको, ये लीजिए, ये हमारी धमनियों में भी रिसेप्टर पाए जाते हैं, सरल घनाकार हो गई, इधर पाए जाते हैं रिसेप्टर, क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर। और इसके बाहर वाली सेल का क्या नाम था, मैक्यूला डेंसा, ये कैसे थी, स्तंभाकार, ये लीजिए आ गई आपको मैक्यूला डेंसा सेल। तो ये कौन सी आ गई आपके, मैक्यूला डेंसा सेल, डबल सी है, डेंसा सेल। और ये अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या, ये रिसेप्टर, ये क्या आ गए आपके, कीमो रिसेप्टर। जो मैक्यूला डेंसा सेल है बेसिकली कीमो रिसेप्टर, इसी में प्रेजेंट है सारे कीमो रिसेप्टर्स, क्लियर। जैसे ही ये ब्लड है इसके अंदर, जैसे ही DCT या अपने शरीर में DCT लेंगे अपन, जैसे DCT में इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही DCT में इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य, जैसे ही DCT में इलेक्ट्रोलाइट या साल्ट की मात्रा डिस्टर्ब होती है ना, डिस्टर्ब मतलब अनियमित होती है, डिस्टर्ब होती है, तो ये रिसेप्टर
ये जो संवेदांग अपन ने बनाए हैं, ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, बता रखा मैंने आपको, उत्तेजित हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और मैसेज को हाइपोथैलेमस में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? हाइपोथैलेमस, ब्रेन का कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस में भेजते हैं। यानी जैसे मान लो यहाँ पर आपके कुछ भी लिख दो ना, NaCl क्या हो गया? कम हो गया, NaCl कम हो गया, या मान लो आप जल की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है, तभी तो, क्लियर? या मान लो पोटेशियम कम हो गया, कुछ भी हो गया, इमीडिएट मैसेज कहाँ जाएगा? यहाँ से सीधा रिसेप्टर के माध्यम से कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास में जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस आगे किसको मैसेज देगा? तो सबसे मास्टरमाइंड कौन है? हाइपोथैलेमस ही है। हाइपोथैलेमस इमीडिएट मैसेज क्या करेगा? ADH हार्मोन को मुक्त करेगा। बता रखा मैंने, ADH कौन सा नाम था? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो मूत्र में जल की हानि को रोकता है। ADH हार्मोन का दूसरा नाम क्या था? वेसोप्रेसिन। क्या नाम था? वेसोप्रेसिन। तीसरा नाम क्या था? पिट्रेसिन। क्लियर? ये हार्मोन रिलीज हो गया कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में क्या मुक्त किया? ADH हार्मोन। अब ये किस में आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि में आएगा। ये लो था, ये आ गया किसमें? पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि ब्रेन में बताऊंगा मैं किस तरह से। पीयूष ग्रंथि में आ गए। पीयूष ग्रंथि से ही आता है किसके ऊपर? DCT तथा CT पर। कहाँ पर आ गए? ब्लड के माध्यम से कहाँ गया? DCT और CT नेफ्रॉन के। और यहाँ पर जल तथा लवण का, यानी स्पेशली किसका? सोडियम का पुनरावशोषण को अपन क्या कहते हैं? रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे ये बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर वापस क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और जल में आयनिक संतुलन भी वापस स्थापित हो जाएगा। जो सोडियम बाहर जा रहा था उसको वापस ले आएगा, जो जल जा रहा था उसको वापस ले आएगा। इस तरह से हाइपोथैलेमस जो है वो अपने अंदर जल और लवण की मात्रा का या इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखता है। कैसे बनाता है? कि सबसे पहले जैसे ही डिस्टर्ब होता है, मैसेज कहाँ जाता है? सीधा, हमेशा ध्यान रखना, आर्टरी के थ्रू ही जाता है। कि तो ये रिसेप्टर उद्दीप्त हुए, रिसेप्टर किसने भेजा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किसने दिया? ADH हार्मोन। इसके पास यही सामान है इसको मैनेज करने का। ये कहाँ देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ देती है? DCT और CT। क्या करती है? यहाँ पर जल का अवशोषण बढ़ा देगी। ये होते ही वापस क्या हो जाएगा? शरीर के अंदर जल और लवण की मात्रा ब्लड के अंदर आएगी ज़्यादा, जो यूरिन में जा रही थी वो किस में आएगी? ब्लड में आ जाएगी। इस तरह से वो इन फंक्शन का क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो अब आप लिखिए पहला, ये है आपका कौन सा? नर्वस। नर्वस क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व हो रहा है? नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर? वापस सुन लीजिए आप। जैसे इन सब में डिस्टर्ब होगा, ये रिसेप्टर उत्तेजित हो जाएंगे। क्या नाम है? कीमो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? मैक्युला डेंसा सेल के अंदर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अंदर भी है, ये सेल के अंदर तक होते हैं, ध्यान रखना, सेल के अंदर तक होते हैं, तभी TCC बने हुए। कीमो रिसेप्टर मैसेज यहाँ से ये आगे आपको पता है। चलिए, इसे कहते हैं अपन नर्वस रेगुलेशन। क्लियर? लिखिए फटाफट। चलिए, ये आपके किडनी फंक्शन में फर्स्ट का जो टाइप था वो आया था नर्वस रेगुलेशन। अब अपन बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है? नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन। इसमें क्या होता है? देखो, हार्मोनल रेगुलेशन में कौन सा सबसे पहला जो है वो है आपके राज। क्या है? राज। पूरा नाम रेनिन
एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये है पूरा नाम। इसके अंदर क्या देखो कौन कौन से हार्मोन है, रेनिन भी है, एंजियोटेंसिन हार्मोन नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। तो देखो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको कहते हैं अपन राज। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैसा देखिए आप, मान लो किसी का, सबसे पहले बात करते हैं अपन, किसी का ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जीएफआर क्या होगा भाई, कम होगा। अभी अपन ने पढ़ा था ब्लड प्रेशर कम तो जीएफआर कम, जीएफआर कम होगा तो किसका, कौन सा हार्मोन मुक्त होगा, रेनिन का स्त्रावण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, स्त्रावण होता है। क्लियर? अब ये रेनिन आगे क्या करेगा देखो, हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ये क्या है एंजियोटेंसिनोजन, पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या है ये, प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका निर्माण, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है, लीवर से, इसका निर्माण लीवर से होता है। करेक्ट? अब ये रेनिन क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिन पे अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, रेनिन किस पे अटैक करेगा, एंजियोटेंसिन पे, और इसको बदल देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिनोजन को किस में बदल दिया इसने, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ये एंजियोटेंसिन इमीडिएट किस में जाएगा, लंग्स में, लंग्स यानी फेफड़ों में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन सेकंड, यानी पहले था एंजियोटेंसिनोजन, ये तो इनएक्टिव फॉर्म थी, इसको इसने एक्टिव कर दिया, किसने, रेनिन ने। क्या बदल दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या बन गया, एंजियोटेंसिन सेकंड। कहाँ जाकर, लंग्स में, ये कहाँ बन गया, रेनिन। रेनिन कहाँ से आया आपको पता ही है, जेजी सेल से आया है। रेनिन कहाँ से आया है, जेजी सेल से आया है। रेनिन पूछे कहाँ से आया, बोलो भाई, जेजी सेल से। कहाँ से आया, जेजी सेल से आया है, जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में होता है। अब एंजियोटेंसिन क्या करेगा देखो आप, एंजियोटेंसिन दो काम करे, एक तो करेगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, यानी एफरेंट आर्टेरियोल रुधिर वाहिनियों को क्या करेगा, क्या करेगा भाई, संकुचित करेगा। ये एफरेंट आर्टेरियोल को क्या करता है, ये संकुचित करता है, और संकुचित होते ही आपको पता ही है क्या होगा, बोमेन संपुटक में ब्लड कम जाएगा तो जीएफआर फिल्टर कम होगा। क्लियर? दूसरा काम क्या करेगा, ये काम करेगा, जाके अटैक मैसेज देगा किसको, एल्डो, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, ये दूसरा मैसेज देगा किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। क्लियर? एड्रिनल ग्लैंड को क्या कर दिया इसने, स्टिमुलेट कर दिया, मैसेज दे दिया। अब एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन मुक्त करेगी, एल्डोस्टेरोन, इसने कौन सा किया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को मुक्त करती है, ये मुक्त कर दिया। ये जाकर किस पे अटैक करेगा, डीसीटी एंड सीटी पर। किस पे अटैक करेगा, डीसीटी और सीटी पर अटैक करता है। और जैसे ही यहाँ पर अटैक करता है ये, है ना, जैसे इस पे अटैक करता है, इमीडिएट क्या हो जाएगा आपके, अटैक करते ही क्या हो जाएगा, सोडियम तथा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रीअब्जॉर्प्शन अगर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, ब्लड का आयतन क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम वापस बढ़ जाएगा, और वापस ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस मैकेनिज्म को अपन कहते हैं राज मैकेनिज्म। क्लियर? तो बहुत सिंपल है, देखो आप, है ना, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, ब्लड प्रेशर कम हुआ। ब्लड प्रेशर कम क्यों हो गया, क्योंकि शरीर में जल की कमी हो सकती है,
और भी बहुत सारी फ्लूइड की कमी हो सकती है। जीएफआर कम हुआ, रेनिन का स्तरण हुआ, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को फर्स्ट में बदला, फर्स्ट से सेकंड बदला, और सेकंड ने क्या किया, रुधिर वाहिनियों का कॉन्स्ट्रिक्शन किया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड का कार्य क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, रुधिर वाहिनियों को संकुचित, वेजो मिस ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब संकुचित करना। एड्रिनल ग्लैंड पे अटैक, ये काम तो इधर करेगा, ये काम इधर करेगा। एल्डोस्टेरोन आएगा, डीसीटी और सिटी में से क्या करेगा, वाटर तथा सोडियम का अवशोषण कराएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और रक्त में सांद्रता भी नॉर्मल हो जाएगी और उस बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर, ये थी फर्स्ट मैकेनिज्म। कल के लिए हेडिंग लगाइए, अगली अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसका नाम है एएनएफ या एएनपी, ये अपन बात करेंगे कल। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वापिस अपन बाय।